नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं मन्नू भंडारी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है शायद। कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। शायद कहानी अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति को दर्शाती है कि कैसे हम अपने अपने ढंग से गृहस्थी की मशीनों में बस तेल भर देते रहते हैं और संबंधों के नाजुक सूत्र मशीनी जिंदगी में अनजाने ही कहीं कुचल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी शायद। जहाज की बत्तियां जली जैसे पानी में बिछी अंधेरे की चादर में अनेक दरारें पड़ गई। चारों ओर बल्बों की झूलती बंधनवार देखकर ही राखाल को ख्याल आया कि इस बार वह दिवाली घर पर ही मनाएगा। कितना अच्छा होता किसी तरह वह पूजा पर ही घर पहुंच पाता। सारे यात्री उबे हुए हैं, पर ऊपर से सबने अपने को ऐसा व्यस्त बना रखा है कि किनारा आने पर लगेगा जैसे अप्रत्याशित रूप से ही किनारा आ गया हो। प्रतीक्षा का बोझिल समय काटने के ये पुराने नुस्खे हैं, पर फिर भी हर यात्री इन्हें ही अपनाता है। सिर्फ रेलिंग के साथ लगकर खड़ी वह औरत न ताश खेल रही है न पढ़ रही है। पिछले 1 घंटे में उसने 3 बार अलग अलग लोगों से समय पूछा है, कुछ इस भाव से मानो महज घड़ी मिलाना चाह रही हो। हालांकि हाथ में विदेश से खरीदी हुई कोई नई घड़ी ही है, जिसके गलत समय देने की तो संभावना कम ही है। हो सकता है किनारे पर भी कोई इतनी ही व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। अच्छा किया उसने किसी को खबर नहीं दी। 8 के करीब जहाज किनारे पर लगेगा। राखाल 6 बजे से ही अपनी वर्दी उतारकर ऊपर आ गया है। काम के दौरान भी ऊपर आते हैं, पर उन दैत्याकार मशीनों से मुक्ति, पूरे 2 महीने के लिए मुक्ति पाने की भावना से ऊपर आने का अपना एक ही आनंद है। उसे खुद लग रहा है जैसे वह जहाज का एक अदना सा कर्मचारी नहीं, वरन एक संभ्रांत यात्री है जो 3 साल विदेश रहकर घर लौट रहा है। एकाएक घर की तस्वीर उसकी आंखों के सामने उभर आई। गैराज पर बना हुआ नीची छत वाला लंबा सा कमरा। वह घर पहुंचेगा तब तक बच्चे जरूर सो चुके होंगे। माला किसी न किसी काम में लगी होगी। वह अपना हर पत्र इसी पंक्ति से शुरू करती है। उत्तर जल्दी नहीं दे सकी क्योंकि समय ही नहीं मिला, और अंत में लिखती है, अब बस करती हूँ, बहुत काम पड़ा है। बीच में घर की कठिनाइयों की, बढ़ती महंगाई और बच्चों के बढ़ते आवारापन की बातें होती है, जिससे राखाल अब बहुत उबने लगा है। हर पत्र में मशीनी ढंग से लिखा हुआ प्राणनाथ संबोधन पूरी तरह निष्प्राण हो चुका है। पहली बार जब वह जहाज पर आया था तो माला के पत्रों को कई कई बार पढ़ता था। उस सब के बीच से 10 साल का लंबा समय गुजर चुका है। फिर भी सोए हुए बच्चे और जागते हुई माला की कल्पना ने उसके मन में हल्की सी गुदगुदी पैदा कर दी। उसे अपने साथियों की बात याद आई। जब वह नीचे कपड़े बदल रहा था, सबके सब बिना किसी शर्म हया के फफ्तियां कस रहे थे। मशीनों के बीच रह रहकर साला मशीन बन गया है। अब ऊपर जाकर फेफड़ों में साफ हवा भरेगा, जिससे कुछ ताकत आए, कुछ जान आए, नहीं तो टाई टाई फिस नहीं हो जाएगी। उसके 2 साथी कुंवारे हैं और एक की बीवी किसी और के साथ रहने लगी है। जब वह अपनी तनख्वाह का बड़ा भाग घर भेजता था तो सब उसे चिढ़ाते थे, पर माला का पत्र आने पर सब पढ़ते थे। जॉन को अपनी बीवी नए सिरे से याद आ जाती और वह फूट फूट कर रोने लगता था। ऐसे मौकों पर राखाल ही उसे तसल्ली देता था, पर जितनी तसल्ली वह देता था उनसे ज्यादा तसल्ली उसके अपने मन में रहती थी कि माला उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। निहायत उबा देने वाले पत्र भी उसे कहीं हल्के से आश्वस्त तो करते ही थे। उसे याद आया कि पिछली बार छुट्टी से आने के 8 महीने बाद बुलबुल पैदा हुई थी और 10 महीने जी कर वह मर गई। माला ने उसे खूब कोस कोस कर सूचना दी थी। अभी तो छोटू ही 1.25 साल का है। 2 छोटे बच्चों को घर के सारे कामकाज के साथ वह नहीं संभाल सकती। फिर बढ़ती महंगाई, कहाँ से खिलाए, कहाँ से पहनाए, और जब वह मर गई तब फिर कई पत्र उसी की खबर से भरे हुए थे। हाय, इससे तो मैं ही मर जाती तो अच्छा था। सबसे सुंदर थी, ऐसा एक भी बच्चा नहीं हुआ। भगवान को लेना ही था तो दिया ही क्यों था। राखाल को न उसके होने की खुशी थी, न मरने का कोई गम। एक हल्की सी भावना यही थी कि चलो अच्छा हुआ कि सब कुछ उसके पीछे ही हो गया। साथ ही मन में कहीं उभरा, अच्छा हुआ कि इस बात को भी अब तो 1.5 साल हो गया, वरना सारी छुट्टियां मातम पुरसी में ही बीत जाती। दूर किनारे की बत्तियां दिखाई देने लगी तो ताश में डूबा वह पूरा का पूरा दल रेलिंग के सहारे आ खड़ा हुआ। सबके चेहरों पर उल्लास थिरकने लगा।
बच्चे दूर खड़ी छोटी छोटी आकृतियों को ही रुमाल हिलाने लगे। भीड़ से कटकर खड़ी वह अकेली महिला बायनाकुलर लगाकर किसी को ढूंढ रही है। एकाएक राखाल की नंगी आंखों के सामने माला की आकृति तैर गई। वह अपने साथियों और अफसरों से विदा लेकर बाहर आया और टैक्सी में बैठा। हर समय जहाज के तहखानों में बंद रहने के बाद दूर दूर तक फैला हुआ कलकत्ता रात दिन चारों ओर लरसती और थिरकती लहरों के बाद लंबी लंबी मौन स्थिर सड़कें और उन पर उन्मुक्त भाव से प्रकाश उड़ेलती हुई बत्तियों को देखकर उसे नए सिरे से अपने होने का बोध होने लगा। टैक्सी लेंसडाउन मेन रोड से बाई लेन में मुड़ी और 4 मकान छोड़कर खड़ी हो गई। वो उतरकर गैराज पर बने अपने मकान को देखने लगा। खिड़की से बहुत ही मंदी रोशनी बाहर आ रही है। शायद भीतर 0 पावर का बल्ब जल रहा है। टैक्सी के ठहरने से, फाटक के खुलकर बंद होने से भीतर किसी तरह की हलचल नहीं हुई। हाँ, सामने कपूर साहब के घर की खिड़की से एक कटा हुआ धड़ झांका, 2 क्षण रुका और फिर गायब हो गया। माला के घर शायद कभी कोई टैक्सी आकर ठहरती ही नहीं। रानी, राखाल ने आवाज दी तो कौन के साथ ही माला बाहर निकल आई और राखाल को देखते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य भरा उल्लास फैल गया। यह क्या, तुम? कोई खबर नहीं, सूचना नहीं? और एक तरह से झपट कर उसने राखाल के हाथ से होल्डॉल ले लिया। टैक्सी वाले को पैसे देकर एक बड़ा और एक छोटा बक्सा संभाले राखाल संकरी सी सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके पीछे माला होल्डॉल को ठेलती हुई। बीच में पहुंचते ही राखाल ने बक्सा सीढ़ी पर टिकाया और घूमकर अंधेरे में ही माला का हाथ पकड़कर जोर से दबाया। चलो चलो, यह गिर जाएगा, हाथ छुड़ाते हुए माला ने कहा। उसके हाथ में कोई प्रतिक्रिया, कोई हरकत ही नहीं हुई। राखाल को माला का हाथ बड़ा सर्द और निर्जीव लगा और वही ठंडक जैसे उसकी अपनी रगों में भी समाने लगी। कमरे में घुसते ही माला ने मर्क्यूरी लाइट जलाई। 14 फुट लंबा कमरा और जमीन पर सोते तीनों बच्चे उजागर हो गए। नाक नक्श के साथ माला के चेहरे की झुर्रियां, गालों पर पड़े काले काले चकत्ते और रूखे सूखे बालों में से झांकते कई सफेद बाल। तुमने खबर क्यों नहीं दी? खबर देते तो हम सब लोग लेने नहीं आते। बच्चे कितने खुश होते। वह जैसे एकाएक राखाल का स्वागत करने में अपने को असमर्थ पा रही थी। अच्छा, तुम जरा सुस्ता कर हाथ मुंह धो, मैं जल्दी से खाने को कुछ बना देती हूँ। खाना तो मैं खाकर ही आया हूँ, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। पर माला फिर भी अभी आई कहकर नीचे उतर ही गई। बच्चे बिना चद्दर के गंदे और पैबंद लगे बिस्तरों पर लेटे हैं। रीना करवट लेकर सो रही है, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। बच्चू और छोटू चित्त सो रहे हैं। छोटू नंगा है और उसका मुंह भी काफी गंदा है। खिड़की पर फटी साड़ी का पर्दा एक ओर सरक कर झूल रहा है। एकाएक मर्क्यूरी लाइट का दूधिया आलोक उसकी आंखों में चुभने सा लगा। उसने बत्ती बुझाई दी। कमरे का नंगापन क्षण भर को अंधेरे में डूब गया। राखाल बच्चों को बचाता हुआ आया और खिड़की पर बैठ गया। इस घर में यही उसकी स्थायी सीट है। यह क्या, बत्ती क्यों बुझा दी? अंधेरे में राखाल को माला की केवल आकृति भर दिखाई दी, पर वह आकृति उसे पूरे नाक नक्श वाली माला से ज्यादा परिचित महसूस हुई। रहने दो, बच्चों को परेशानी होगी। लो, थोड़ा सा दूध है, तुम पी लो। और अंधेरे में ही बढ़कर उसने प्याला राखाल के हाथ में थमा दिया। फिर बड़े जतन से वह उसका बिस्तर लगाने लगी। घर की शायद सबसे साफ चादर बिछाई। उसके हर काम से उसके मन का उल्लास छलका पड़ रहा था। वह लगातार कुछ न कुछ बोले चली जा रही थी। मुझे तो 2 साल काटना ही इतना भारी पड़ता था, इस बार तुमने पूरे 3 साल लगा दिए। पूजा पर कितनी कितनी राह देखी। बेचारे बच्चों को एक एक नया कपड़ा तक ना दिलवा सके। दादा की बिजली की दुकान खूब अच्छी चलने लगी है, सो यह लाइट तो जरूर लगवा दी। पर इतना नहीं हुआ कि बहन के बच्चों को एक एक कपड़ा ही दिलवा देते। टुकुर टुकुर मेरे बच्चे दूसरों के घर में ताकते रहे। माला का गला रूंध गया। यह सब तो राखाल को छुट्टी भर सुनना ही है, पर आज वह नहीं सुनना चाहता। बिस्तर पर लेटकर उसने माला को अपने पास लिटा लिया। उसका ध्यान माला की बातों से ज्यादा माला की देह पर लगा हुआ है। क्या करता, पूजा पर जहाज इस तरफ था ही नहीं। प्राइवेट शिपिंग कंपनी है, छुट्टी के कायदे कानून पर झगड़ा भी नहीं किया जा सकता। फिर उसे तसल्ली देता सा बोला, कोई बात नहीं, सब बच्चों को कल खुश कर दूंगा। और फिर उसने माला को अपने बाहों में दबोचना चाहा तो वह छिटक कर दूर हो गई। माफ करो बाबा, तुम्हारा क्या है, तुम तो अपने कर करा के चल देते हो। पीछे से जो गुजरती है मैं ही जानती हूँ। फिर भरे गले से बुलबुल प्रसंग शुरू हो गया। उस बेचारी ने तो जाना ही नहीं कि बाबा किसे कहते हैं।
बीमारी की हालत में टुकुर टुकुर ऐसे ताकती थी मानो कह रही हो कि माँ बचा लो। कपूर साहब ने अपने डॉक्टर जमाई से खूब इलाज करवाया। शंकर ने दवाइयों के लिए रुपए उधार दिए, खूब भाग दौड़ भी की, पर वह तो अपना कर्ज वसूल करके चली गई और माला फूट फूट कर रोने लगी। राखाल का सारा शरीर शिथिल हो गया। उसे माला पर क्रोध सा आने लगा। जो चली गई उसका ख्याल है और जो आया है उसकी कोई चिंता ही नहीं। जाने क्यों उसे लगने लगा जैसे वह किसी और के बारे में सुन रहा है, मानो उस मृत बच्ची से, माला के दुख से उसका अपना कोई संबंध ही नहीं है। रो धोकर माला तो सो गई, पर राखाल को किसी तरह नींद नहीं आई। उसे भी तो नहीं लग रहा कि वह घर में है। अभी भी यही लग रहा है मानो वह जहाज में बैठा है और उसके और माला के बीच बहुत बहुत दूरी है। सवेरे नींद खुली तो धूप कमरे में भर गई थी। बच्चों के बिस्तर सिमट गए थे। नीचे से माला और बच्चों की मिलीजुली आवाजें आ रही थी। भरी धूप में उसे यह कमरा कुछ नया नया लगा। उसने जोर की अंगड़ाई ली और एक सिगरेट सुलगा ली। दीवार पर हमेशा की तरह माँ दुर्गा की तस्वीर है। उस पर लगी रोली और चंदन के छींटे कुछ ताज़ा लग रहे थे, शायद इसी पूजा पर लगाए होंगे। उस तस्वीर के पास ही दीवार पर एक छोटा सा चौकोर निशान बना है। राखाल को याद आया, यहाँ हमेशा उसकी तस्वीर लगी रहती थी। माँ दुर्गा की तस्वीर के साथ हमेशा उस पर भी रोली, चंदन और माला चढ़ाई जाती थी। अब वह तस्वीर नहीं है। वह इधर उधर देखने लगा। कमरे में ठीक ठीक चीज़ के नाम पर एक छोटी सी अलमारी मात्र है, शीशे के दरवाजे वाली। इसमें उसकी बाहर से लाई हुई चीज़ें रखी हैं। उन्हीं के बीच उसे अपनी तस्वीर दिखाई दी। उसका फ्रेम टूट गया था। तभी रीना ने कमरे में झांका और उसे जागा हुआ देखकर शर्माते हुए नमस्ते किया। रीना, यहाँ आओ बेटे। और उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। रीना उसकी सबसे लाडली बिटिया है, पर रीना पहले की तरह दौड़कर उसकी बाहों में नहीं समा गई, बस मुस्कुराती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। 3 साल में रीना सचमुच बहुत बड़ी हो गई है। 13 साल की। उसकी नज़र रीना की हल्की सी उभरती छाती पर पड़ी। बेटी की जवानी की कल्पना ही उसके लिए नया अनुभव थी। रीना नीचे दौड़ गई और 2 मिनट बाद ही बच्चों को लाकर उसकी गोद में बिठा दिया। पीछे पीछे माला ट्रे में बड़े करीने से सजाकर चाय लाई और रीना 4 साल के छोटू को लाद कर। राखाल को लगा जैसे सब लोग उसके जागने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। रात को मैले कपड़ों में लिपटे और बिखरे बाल वाले बच्चे इस समय धुले धुले साफ कपड़ों में थे। छोटू की आंखों में मोटा मोटा काजल था और टांगों में निक्कर भी थी। माला की मांग में सिंदूर की लाली पीछे तक चली गई थी। एक औपचारिक मेहमान की तरह उसकी खातिर हो रही थी। फिर भी यह सब उसे अच्छा लगा। आने के बाद पहली बार उसे लगा कि वह अपने घर में आया है। चाय के साथ साथ अपने बीवी बच्चों के साथ होने की गर्मी भी उसने अब महसूस की। बाहें फैलाकर उसने छोटू को गोद में लेना चाहा। पिछली बार वह साल भर के छोटू को सारे समय पेट पर बिठाकर खिलाया करता था, पर अब छोटू उसे पहचान नहीं पाया। राखाल ने उसे जबरदस्ती खींचा तो वह रो पड़ा और छिटक कर माला के पास चला गया। छोटू, बाबा बाबा, जाओ बेटा, प्यार करेंगे। रीना भी समझाती है, छोटू बाबा चीज़ देंगे। 1-2 दिन में पहचान लेगा तो फिर तो 1 मिनट को भी नहीं छोड़ेगा। राखाल को लगा जैसे माला तसल्ली दे रही है। बच्चू बराबर रट लगाए हुए, बाबा क्या लाया हमारे लिए, बाबा क्या लाया हमारे लिए। वैसे सभी की आंखों में यही उत्सुकता झलक रही है। राखाल ने बक्सा खोलकर चीजें निकालनी शुरू की। तीनों बच्चे बक्से के इर्द गिर्द समेट गए। कपड़े, खिलौने, पेन, रिबन, जर्सी, मोजे। बच्चू हर चीज पर झपटता तो माला उसे डांट देती। फिर भी भीतर ही भीतर गदगद होने के कारण उसकी झुर्रियों में कोमलता और स्निग्धता भर आई है। रीना को जो कुछ दिया उसने चुपचाप ले लिया। भले रीना और बच्चों में कितना झगड़ा होता था, रीना का यो बड़े हो जाना उसे कहीं कष्ट देने लगा। यह तुम्हारे लिए है। और बक्स की सबसे कीमती चीज निकालकर उसने माला की ओर बढ़ा दी। डिबिया खोलकर एकटक घड़ी की ओर देखते हुए माला बोली, मैं अब क्या घड़ी लगाऊंगी, चलो रीना के काम आएगी। बच्चे अपनी अपनी चीजें बटोर कर दौड़ गए। आसपास के घरों में शायद उसके आने का समाचार पहुंच चुका था। सामने वाले कपूर साहब की लड़की बरामदे में से ही झांक रही थी। नमस्कार दादा। हंसता हुआ शंकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राखाल को लगा उसके होंठ और दांत पहले से भी ज्यादा कत्थई हो गए हैं। जाने क्यों राखाल इस आदमी को कभी पसंद ही नहीं कर पाया। बड़े ठंडे लहजे में उसने जवाब दिया, कहो अच्छे तो हो। चाय पियो शंकर, मनोहार करती सी माला बोली। आज तो मिठाई खिलाओ बऊदी, दादा आए हैं।
शंकर के होठों का कत्थई रंग और फैल गया। दादा, इस बार तो आपने 3 साल लगा दिए। बऊदी ने भारी कष्ट सहा। बुलबुल को तो आपने देखा भी नहीं। बऊदी को तो बूढ़ी कर गई। चुभती सी नजरों से राखाल ने देखा। मन में कही उभरा, तुझे भी अब माला के जवानी और बुढ़ापे की चिंता हो गई है। शंकर नहीं होता तो मैं कुछ ना कर पाती। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं उतार सकती शंकर, वरना आज के जमाने में तो बस मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती बऊदी, मुसीबत में अपने लोग ही काम आते। शंकर ने टेरिलिन की कमीज पहन रखी है। एकाएक राखाल की नज़र खूंटी पर टंगी अपनी विदेशी कमीज पर गई। उसने उठकर कमीज पहन ली। मन ही मन संदेह को तोड़ता एक हल्का सा संतोष भी जागा। तभी सिगरेट का ख्याल आया। उठकर बोला, लो शंकर, सिगरेट पियो। देखो इस सिगरेट का जायका कैसा है। चाय के बर्तन समेटती हुई माला बोली, इस बार शंकर के रुपए जरूर चुका देना। हर महीने बहुत काट छाट करके भी 10 रुपए से ज़्यादा नहीं दे पाती। यह तो बेचारा शंकर है जो। और राखाल को लगा जैसे माला ने एकाएक घसीट कर उसे शंकर से नीचे ले जाकर पटक दिया हो। यह बात अभी ही कहनी थी। तुम दुनिया भर का कर्जा करो और मैं चुकाता फिरूं, बेइज्जती अलग। अच्छा दादा बाबू, अभी तो चला। और होठ फैलाकर चारों ओर कत्थई रंग बिखेरता हुआ शंकर नीचे उतर गया। कपूर साहब के मकान से सटा हुआ शंकर का गैराज है। गैराज लगता है पहले से बहुत बढ़ गया है। कई गाड़ियां खड़ी हैं मरम्मत के लिए। तभी एक गाड़ी के पीछे से शंकर निकल कर आया। उसके कंधे पर छोटू बैठा हुआ है। उसे कंधे पर बिठाए बिठाए ही शंकर कुछ काम कर रहा है। एकाएक उसे ख्याल आया, 3 साल पहले जब वह आया था तो इसी तरह बच्चों उस पर चढ़ा रहता था। खिड़की पर बैठे बैठे राखाल को लगने लगा जैसे सारा घर हिचकोले खा रहा है। नहीं, शायद लगातार जहाज पर रहने के कारण ही ऐसी अनुभूति हो रही है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। पसीने से लथपथ माला ऊपर आई। मछली का झोल और भात बना रही हूँ। बोलो और क्या बनाऊं? अरे कुछ भी बना लो जो तुम्हारी इच्छा हो। अपनी इच्छा से तो रोज बनाती हूँ। जब तक तुम हो तुम्हारी इच्छा का बना दो। जहाज का खाना खा खा कर शरीर तो आधा रह गया। तुम्हारे हाथ का कुछ भी खाऊंगा तो सेहत ठीक हो जाएगी। राखाल हल्के से मुस्कुराया। छोड़ो भी, अब कुछ भी अच्छा खिला सकूं ऐसी स्थिति ही नहीं। और एक निश्वास छोड़कर माला उसी व्यस्त भाव से उतर गई। राखाल को लगा जैसे उसी के पास करने को कुछ नहीं है। बच्चे अपने में मस्त, माला अपने में। सिगरेट समाप्त करके वह नीचे उतरकर गैराज में बनी हुई रसोई में चला गया। तुम यहाँ गर्मी में क्यों आए? चलो ऊपर चलकर बैठो। आसन बिछाकर वहीं बैठे हुए राखाल को याद आया, पहले जब वह जहाज पर से आया करता था तो माला हर समय उसे अपने पास ही बिठाए रखना चाहती थी। खाने पर फिर सारा परिवार जुट गया। इस समय बच्चों के लिए राखाल से ज्यादा महत्व राखाल के बहाने मिलने वाले इस खाने पर है। खाना पीना समाप्त हुआ तो माला ने बच्चों से कहा, जाओ दादा के यहाँ जाकर खबर कर दो कि बाबा आए हैं। और देखो, धूप में लौट कर मत आना, वहीं खेलते रहना। शाम को हम लोग आएंगे तो लेते आएंगे। बच्चों ने राखाल के लाए हुए कपड़े चढ़ाए और इतराते हुए दौड़ गए। माला नीचे बर्तन साफ करने लगी। राखाल ने कमरे की खिड़की बंद कर दी और जमीन पर चटाई डालकर चित्त लेट गया। माला ने शायद जानबूझकर ही बच्चों का आने के लिए मना कर दिया है। जहाज से उतरकर टैक्सी में बैठे बैठे माला से मिलने की जैसी अकुलाहट उसे हो रही थी, वैसी ही अकुलाहट उसे फिर होने लगी। शायद नीचे फिर कोई आ गया है। माला के बात करने की आवाज़ आ रही है। कोई महिला स्वर ही है। पता नहीं किस किस को पाल रखा है। थोड़ी देर वह बेचैनी से राह देखता रहा, फिर जोर से आवाज़ दी, माला। अपने स्वर का रोबीलापन उसे स्वयं बड़ा अच्छा लगा। आई और 1 मिनट बाद साड़ी से हाथ पोंछती हुई पसीने भीगी माला आ खड़ी हुई। पीशी माँ तुम्हें प्रणाम करने आई है। कौन पीशी माँ? लेटे लेटे उसने खीजे स्वर में पूछा। पर तभी एक वृद्ध सी विधवा दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रणाम जमाई बाबू। तुम नहीं जानते, पर पीशी माँ नहीं होती तो बुलबुल की बीमारी में मेरे बच्चे भूखे मर गए होते। पूरे 6 महीने तक पीशी माँ ने खाना बनाया, घर संभाला। आज भी मेरा आधा काम तो वे ही करती हैं। बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। गदगद होती पीशी माँ बोली, अच्छा अच्छा, अभी चलूंगी। कोई काम हो तो बता दो, कुछ सौदा लाना हो तो। सवेरे तो गौरू से मंगा लिया था, कुछ होगा तो बता दूंगी। पीशी माँ धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर गई। लगा बुढ़िया समझदार है। यह क्या, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? खिड़की भी बंद कर दी और पंखा भी नहीं चला रखा है। और माला ने उठकर भड़ाक से खिड़की खोल दी। बंद कर दो खिड़की, बहुत आंखें चौंधी आती है। नहीं, माला के मन में शायद कहीं कोई इच्छा ही नहीं बची रह गई है।
माला ने खिड़की बंद कर दी, पंखा चला दिया। शंकर तुम्हारे लिए रख गया है, हर बात का इतना ख्याल रखता है कि क्या बताऊं। और माला पास आकर बैठ गई। शाम को दादा के यहाँ से लौट कर आए तो कपूर साहब से मिल आना। आज के ज़माने में ऐसे भले लोग मिलते नहीं। इतना पैसा है पर घमंड तो छू तक नहीं गया। तुम कहो तो तुम्हारी लाई हुई चीज़ों में से एक एक चीज़ पम्मी और शंकर के बच्चे को दे दूं। उनके एहसान तो क्या उतार सकेंगे। फिर भी माला के पास क्या कोई बात ही नहीं है करने के लिए। तुम कितने रुपए लाए साथ में? शंकर के 300 रुपए और चुकाने हैं। बुलबुल की 10 महीने की बीमारी ने मुझे तो तन मन और धन से एकदम ही कंगाल कर दिया। फिर भी बच जाती तो सब्र करती। माला का स्वर फिर भर्राने लगा। कौन थी यह बुलबुल? कैसी थी? सुना था बच्चे सेतु होते, पर यह तो बने हुए सेतु को तोड़ गई। माला कितने दूर जा पड़ी उससे। शंकर, कपूर साहब, पिशीमा सबके बीच राखाल का अपना अस्तित्व जैसे घुलने लगा। तुम भी सोचोगे कि मैं जब तब बस पैसे का ही रोना रोती रहती हूँ, पर क्या करूँ? तुम ही बताओ। महंगाई का तो कोई ठिकाना नहीं। 3 बच्चों का और अपना पेट कैसे भरती हूँ मैं ही जानती हूँ। माला क्या जानती नहीं कि राखाल कुछ नहीं कर सकता है? अधिक से अधिक रुपया वह घर ही भेज देता है। फिर भी वह यह सब क्यों दोहरा रही है? शायद उसे गवाह बनाकर अपनी तकलीफों को दोहरा रही है, सिर्फ अपने को हल्का करने के लिए। अच्छा होता वह राखाल न होकर ब्लॉटिंग पेपर हुआ होता तो माला के सारे दुखों को सोख लेता। शाम को दादा के घर पहुंचे तो दादा और बहू दी बड़े तपाक से मिले। आओ जमाई बाबू आओ, इस बार तो आपने 3 साल लगा दिए, बहुत दुबले हो गए हैं। जहाज का खाना भी कोई खाना है भला? नमकीन हवा हड्डी तक को गला देती होगी। राखाल का मन हुआ कह दे, नमकीन हवा क्या हड्डियां गलाएगी? हड्डियां तो तुम्हारे घर में गली थी जब बेकारी के 6 महीने तुम्हारे यहाँ बिताए थे। राखाल के मन में वे दिन खुदे हुए हैं। तभी दादा के तीनों बच्चे दौड़ते हुए आए। बहू ने हंसते हुए कहा, जब से रीना बच्चों ने खबर दी है कि बाबा आए हैं तभी से ऐसे उछल रहे हैं जैसे इन्हीं के बाबा आए हों। माला के घर को तो ये दूसरा घर कभी समझते नहीं। बुआ का घर भी क्या दूसरा का होता है? दादा ने दांत दिखाते हुए कहा। बड़ी उतावली हो रही है ना देखने के लिए कि क्या लाए। अरे सब्र करो, अभी आए देर नहीं हुई कि अपना टैक्स वसूलने आ खड़े हुए। और अपने मजाक पर खुद ही खी खी करके वह हंसने लगी। राखाल ने जेब से निकालकर एक एक कंगा और रिबिन दोनों लड़कियों को पकड़ा दिया और एक सस्ता सा पेन लड़के को लगा। बऊदी को काफी निराशा हुई, जिसका प्रमाण चाय के समय मिल गया। एक प्लेट में 2 संदेश और 1 कप चाय, बस। बाहर खेलते रीना बच्चों को शायद वह भी नहीं मिला। भीतर आकर वे खाली प्लेट के बचे हुए चूरे से शायद यह अंदाज लगाने की कोशिश कर रहे थे कि बाबा ने क्या खाया। कमीने कहीं के, वह बाहर निकलकर बच्चों को जरूर मिठाई खिलाएगा। कमरे के सामने वाले आंगन में बच्चे दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। राखाल ने देखा बच्चू दाहिनी टांग से थोड़ा लंगड़ाता है। सवेरे से उसने बच्चू को एक बार भी इस तरह चलते हुए नहीं देखा था, या शायद गौर नहीं किया। अरे बच्चू, ठीक से क्यों नहीं चलते? राखाल ने वहीं से झड़का। बच्चू ठिठक कर खड़ा हो गया। लो और सुनो, चलेगा कैसे बेचारा? हड्डी तोड़कर 4 महीने खाट पर रहा, अब तो जरा सी कसर रह गई है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बहूदी ने कहा। फिर वह एक गहरी सांस लेकर बोली, इस बार क्या क्या कष्ट सहा है बेचारी माला ने। मेरा तो कलेजा मुँह का आता था। बुलबुल तो जाते ही रही और झूठ मूठ को उन्होंने आंचल से आंखें पोंछ ली। बच्चू की हड्डी टूट गई, पर कब? माला ने तो उसे कभी खबर ही नहीं दी। एक बार उसने फिर पत्रों की बातें याद करने की कोशिश की। नहीं, इतनी बड़ी बात तो वह नहीं भूल सकता था। एक अजीब सी बेचैनी उसे होने लगी। बाहर निकलते ही उसने माला को आड़े हाथों लिया। तुमने मुझे बच्चों के पैर की हड्डी टूटने की खबर तक नहीं दी। कब टूटी हड्डी? कैसे टूटी? क्या करती खबर करके? तुम कर ही क्या लेते सिवाय परेशान होने के? फिर भी तुमको लिखना तो चाहिए था। पीछे जो कुछ होता है मुझे मालूम तो रहे। मेरे बच्चे का पेट टूट गया और इसकी खबर मुझे दूसरे लोग दे रहे हैं। आखिर मैं आगे राखाल से कुछ कहा नहीं गया। पीछे जो कुछ होता है वह भोगना तो मुझे ही पड़ता है। दूर रहकर तुम चिंता करने के सिवाय क्या कर सकते हो? बेकार ही परेशान होते। माला का सुर कातर हो गया। राखाल समझ नहीं पाया कि माला उस पर आरोप लगा रही है या अपना अपराध स्वीकार कर रही है। सचमुच उसके पीछे क्या कुछ नहीं हो गया। बुलबुल हुई और मर गई। रीना की सारी चंचलता और बचपना ऐसा गया था कि उसने बेझिझक होकर उससे बात तक नहीं की। बच्चों के पैर की हड्डी टूटी और जुड़ गई। छोटू इतना बड़ा हो गया कि उसे पहचानता तक नहीं। और माला, वो लौटकर घर नहीं आया। सबको लेकर देशप्रिय पार्क में बैठ गया। बच्चों के मांगने पर उसने सबको एक एक खाने की मूड़ी दिलवाकर
उन्हें अपने पास बिठाया और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने लगा। यह बच्चू तो सारे दिन आवारागर्दी करता है, 4 महीने बिस्तर पर रहा सो पढ़ाई लिखाई तो यूं ही चौपट है, उस पर भी मजाल है जो कभी किताब लेकर बैठ जाए। शंकर के लड़के को पढ़ाने के लिए मास्टर आता है। कई बार उसने कहा भी कि बच्चू तू भी बैठ जाया कर, पर बच्चू को खेलने कूदने से फुर्सत हो तब ना। आक्रोश और खीज माला के स्वर का अस्थायी भाव हो गया है। राखाल ने बच्चू को बाह में भरकर अपने पास खींचते हुए कहा, देखना अब बच्चू कैसे पढ़ता है, कोई शंकर वंकर का मास्टर नहीं, मैं पढ़ाऊंगा बच्चू को। क्यों बेटा, अच्छे नंबरों से पास होना है ना तुम्हें? बच्चू ने गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। फिर राखाल रीना से बतियाने लगा, पर वह पहले की तरह ही झेप झेप कर जवाब देती रही। पर छोटू उसके पास अभी भी नहीं आया। उसे देखकर मुस्कुराता जरूर था, पर जब राखाल हाथ बढ़ाता तो वह माला की गोद में दुबक जाता। 1-2 दिन में पहचान जाएगा। पहले तो जब तुम गए थे ना, तब बहुत दिनों तक तुम्हारी फोटो को देखकर बाबा बाबा किया करता था। अब इतने दिन हो गए कि भूल ही गया। 2 घंटे पार्क में बिताकर जब रात में वे लोग घर लौटे तो राखाल का मन बहुत हल्का हो आया था। केमिस्ट के यहाँ से खरीदा गोल सिक्का रात के बारे में भी उसे आश्वस्त कर रहा था। गली में कल की तरह आज भी अंधेरा था, फिर भी वह गली, नीची छत वाला कमरा एकाएक उसे अधिक आत्मीय और अपने से लगने लगे। अभी भी जैसे उसके फेफड़ों में पार्क की हवा भरी थी। रात में माला को लस्त पस्त करके छोड़ा तब पहली बार घर आने का बोध उसकी रग रग में तैर गया। थोड़ी देर में माला की नाक बजने लगी। उसे बड़ी देर से सिगरेट की तलब महसूस हो रही थी। उसने सिगरेट निकाली और खिड़की पर बैठ गया। जब राखाल सोया तो आज मकान हिचकोले नहीं खा रहा था। दूसरे दिन उठकर ही राखाल ने रीना और बच्चों को बैठाकर पढ़ाया था, और जब वे स्कूल चले गए तो कमरे की सफाई शुरू की। माला पहले मना करती रही, फिर खुद भी आकर जुट गई। उसके पास कुछ रुपए और होते तो घर में थोड़ा सामान डलवा जाता, 2-3 गोल मूड़े, 1 आध कुर्सी। खैर छोड़ो, खुद भूख काट काट कर जो थोड़ा बहुत पैसा उसने बचाया है उससे यहाँ बाल बच्चों को खिलाएगा, थोड़ा बहुत घुमाएगा, सबको एक सिनेमा जरूर दिखाएगा। बच्चे ही नहीं, आसपास के लोग भी तो जान ले कि वह आया हुआ है। चौका बर्तन करके माला ऊपर चढ़ी तो उससे रहा नहीं गया। तुम सारे काम से छुट्टी पाकर नहा तो लिया करो। पसीने से लथपथ माला को देखकर उसका आधा उत्साह ही मर जाता। कितनी बार नहाऊं, अब तो मुझे कुछ नहीं अखरता, आदत हो गई है। और पसीना सुखाने के लिए वो पंखे के सामने जा बैठी। सुनो, राखाल ने माला की ओर देखा। पिशी माँ का एक भांजा है, इंटर पास है और कहीं फैक्ट्री में काम करता है, रात में बीए की पढ़ाई करता है। राखाल बात को पकड़ नहीं पाया। पिशी माँ रीना के संबंध के लिए कह रही है कभी से। घर में ज्यादा लोग नहीं है और लेने देने का भी कोई खटराग नहीं होगा। राखाल जैसे आसमान से गिर पड़ा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी रीना है ही कितनी बड़ी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं क्या? अरे इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है भला, आखिर शादी तो करनी ही है, संबंध जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। तुम दूर रहते हो, लड़का ढूंढेगा ही कौन? यह तो भाग से घर बैठे ही लड़का मिल रहा है। तुम बुलाकर मिल लो, देख लो, सुन लो, तसल्ली कर लो। माला थी कि बोले चली जा रही थी और राखाल की यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे चुप करे। दादा से कहा कि एक बार लड़के को बुलाकर देख लो, कुछ बात कर लो, तो कतरा गए। शादी ब्याह का मामला है, जमाई बाबू के आने से ठीक रहेगा। अरे मैं खूब समझती हूँ, बुलाएंगे तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, कौन खर्चा करे? माला पर रीना क्या बहुत छोटी नहीं है? राखाल के स्वर में अजीब सी बेबसी आ गई। क्या छोटी है? 13 की पूरी होने वाली है और कौन आज ही ब्याह होने वाला है। कुछ न कुछ करके भी 2-3 हजार तो चाहिए ही। मुझे तो रात दिन यही चिंता लगी रहती है। राखाल की आंखों के सामने जैसे धुंध सी छाने लगी और थोड़ी देर पहले जमाया हुआ कमरा फीका फीका लगने लगा। दादा बाबू, आपने बुलाया? अपने कत्थई होंठ फैलाए हुए शंकर सामने आ खड़ा हुआ। बैठो बैठो, हजामत बनाते हुए राखाल ने कहा। लो, आपने तो कमरे की शक्ल ही बदल दी, अब लग रहा है कि घर का मालिक आ गया है। शंकर हंसने लगा, पर राखाल को अब शंकर की हंसी उतनी बुरी नहीं लगी। एक अधमैले तौलिए से रगड़कर मुंह पोंछते हुए राखाल ने कहा, माला तुम्हारा कुछ हिसाब बता रही थी, मुझे पहले से मालूम नहीं था, वरना पूरे का हिसाब ही करके लाता। स्वर में घर के मालिक वाला रोब पूरी तरह था। अरे दादा बाबू, आप चिंता मत करिए, रुपए कौन भागे जा रहे हैं? नहीं भाई, कर्ज जितना जल्दी चुक जाए अच्छा। और राखाल ने अपना छोटा सा संदूक खोलकर उसमें से 100 रुपए का एक नोट निकाल कर दे दिया। शंकर ने नोट जेब में रखा और चल दिया। राखाल ने बचे हुए रुपए गिने। 80, पहली तारीख को तनख्वाह मिलेगी
उसमें से माला को घर खर्च के लिए भी देने होंगे 50 रुपये, कुल 130। इन्हीं रुपयों से उसे 2 महीने तक अपनी बीवी बच्चों को घुमाना फिराना है और फिर लौट जाना है। अनायास ही रंजू की बात याद आ गई कि जहाज वालों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ रात दिन मशीनों से सिर फोड़ो, पैसा मिले तो घर वालों की हाजिरी में। भैया हम अच्छे हैं, जिस घाट उतरे तफरीह कर ली, न किसी का लेना न किसी का देना। आंखों के आगे माला और बच्चे तैर गए। वह नहाने चला गया। आज पिशी माँ का भांजा आने वाला है अपने चाचा के साथ। राखाल के मना करने पर भी माला ने बुला ही लिया। साथ में दादा से भी कह दिया कि वह भी आ जाए। दादा 4 बजे ही आदम के, चुन्नटदार कलफ लगा हुआ कुर्ता और ढाकई धोती। एक जगह बैठे ही बैठे कुछ ऐसे सक्रिय लग रहे थे जैसे घर के मालिक करता धरता वही हो। राखाल तो मात्र आगंतुक है। राखाल को दादा की उपस्थिति भर ही बहुत कष्ट देती है, पर माला की जिद, बात जम गई और पीछे कुछ भी करना हुआ तो रोज झींक कर दादा से ही तो करवाना होगा। पैसे का मामला न हो तो भाग दौड़ थोड़ी बहुत तो कर ही देंगे। कपूर साहब के यहाँ से बर्तन, दरी, चादर और थोड़ा बहुत टीम टाम का सामान लाकर माला ने भरकर कमरे को ठीक कर दिया था। माला के मन में उत्साह है। राखाल ने काम में मदद जरूर की, पर बड़े बेमन से। पता नहीं रीना को पता भी है या नहीं, जरूर होगा। इन बातों की गंध पाने के लिए लड़कियों के पास 6ठी इंद्रिय होती है। कैसा लग रहा होगा उसे। रीना ने राखाल और अपने बीच संकोच की दीवार खड़ी कर ली है, वरना वह खुद भी पूछ लेता। लड़का आया, गहरा सांवला रंग और चेचक के दाग। राखाल का रहा सा उत्साह भी जाता रहा। राखाल ने वैसे ही तय कर लिया था कि इन लोगों के आने के बाद वह दादा को इतना मुखर नहीं रहने देगा। घर के मालिक की हैसियत से वही सारी बातचीत करेगा। पर लड़के की सूरत देखकर यह निर्णय अपने आप ही पिघल गया। दादा बात भी कर रहे हैं और धोती का छोर उठाकर ऊपर नीचे आ जा भी रहे हैं। करने दो जो मर्जी है, अंतिम निर्णय तो मैं ही लूंगा। दादा और माला किसी की नहीं चलने दूंगा। हम तो कभी से मिलना चाह रहे थे, पर आपके लौटने का इंतजार था, चाचा ने कहा तो राखाल को थोड़ा संतोष हुआ। पहली बार होठों पर मुस्कुराहट आई। चलो कम से कम यह तो मालूम हुआ कि घर का मालिक मैं हूँ। फिर इधर उधर की बातचीत चलने लगी। चाचा ने पूछा, अच्छा राखाल बाबू, आप तो बहुत देश विदेश घूमते हैं, अपने देश जैसी संस्कृति कहीं देखने को मिलती है? राखाल को लगा चाचा जी उसके विदेश घूमने से काफी प्रभावित है। वह कुछ कहता उसके पहले ही दादा बोले, अरे नहीं गांगुली बाबू, जमाई बाबू का काम तो जहाज का है, देश विदेश कहाँ घूम पाते हैं बेचारे, जहाज पर ही रहना पड़ता है। फिर भी कुछ मालूम हो तो बोलो जमाई बाबू, अपने देश जैसी संस्कृति कहीं देखी? राखाल भीतर ही भीतर भुन गया। जहाज पर नौकरी नहीं करते, कहो जहाज में पाखाना साफ करते हैं, कमीना कहीं का। माला को मना कर दो फिर भी मरेगी इस दादा के पीछे। आज वह माला की अच्छी तरह खबर लेगा। बात संस्कृति से नौकरी पर आ गई और लगे हाथ ही बेकारी की समस्या और सरकार की धुनाई भी हो गई। ऐसे संकट के दिनों में भी अपने भतीजे को फैक्ट्री में नौकरी दिलवा देने की सफलता पर अपार गर्व महसूस करते हुए गांगुली बाबू रसगुल्ले पर रसगुल्ले खाते रहे। लड़की वाले भले ही हो, पर खाने में बराबरी के उतरेंगे के भाव से दादा मुकाबला करते रहे। खाए जा कमबख्त, मुफ्त का माल है। अपने घर तो संदेश देकर छुट्टी कर दी। उन लोगों के जाते ही खुलकर राखाल ने घोषणा कर दी, यह लड़का बिल्कुल नहीं चलेगा। पिशी माँ से कह देना बात खत्म कर दे। अपने स्वर की दृढ़ता पर राखाल स्वयं विस्मित था। जमाई बाबू, ऐसा लड़का आपको मिलेगा नहीं। लड़कों का भी कोई रंग रूप देखा जाता है। रंग का है क्या आखिर, गोरा या काला? बाकी नौकरी करता है, बीए की पढ़ाई कर रहा है, परिवार का खटराग नहीं। रीना अकेली राज करेगी। सबसे बड़ी बात, लेने देने का झमेला नहीं, दहेज दिया जाएगा आपसे। मैंने कहा ना कि यह संबंध नहीं होगा तो नहीं होगा। मुझसे क्या होगा क्या नहीं ये मैं समझ लूंगा। कोई चेहरा है लड़के का? राखाल के इस रूप से माला स्तब्ध। दादा भुनभुना कर चले गए। अपने तो बाहर रहते हैं, यहाँ बीवी बच्चे हमारे नाम को झिंकते रहते हैं। आज के ज़माने में अपना घर चलाना ही मुश्किल, किस किस का करते फिरो। और बुलाओ दादा को, मेरा अपमान कर गए खूब अच्छी तरह। अब तो कलेजा ठंडा हो गया, जैसा भाई वैसी बहन। माला रो पड़ी। माला को यूं ही रोता छोड़कर राखाल बाहर निकल गया। सामने ही कोने वाले स्टॉल से पान लगवा कर खाया और डंडी से चूना चूसता हुआ पार्क में टहलने लगा। परम संतुष्ट सा वह घर पहुंचा। कपूर साहब का सामान जा चुका था और कमरा बड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा था। माला नीचे रसोई में थी और बच्चे बाहर।
लड़के को नापास करके ही उसे लग रहा था जैसे घर में उसने अपने को पूरी तरह पास कर लिया है। गांगुली मौसा और दादा के साथ ही साथ उसने अपने मन की खिन्नता और जड़ता को भी उड़ा दिया। एक नया आत्मविश्वास जागा। यह घर मेरा है, इसमें मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। राखाल ने सबका कार्यक्रम ठीक कर दिया। सवेरे रीना उसके सिर में तेल डालकर आधा घंटे तक चंपी करती। बच्चू अंग्रेजी के स्पेलिंग याद करता और सवाल करता। तब सब्जी गौरी या पिशीमा नहीं लाती। राखाल खुद बाजार करने जाता। हफ्ते में एक दिन मछली भी लाता। छोटू का लिवर चढ़ा हुआ था, खुद उसे अस्पताल ले गया। उसे नहीं पसंद कि हर बात में दूसरों का एहसान लिया जाए। शाम को बच्चू खड़े होकर उसके पैर दबाता और साथ ही साथ पहाड़े भी याद करता। खाने के बाद बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता। मशीनों के बीच रहते समय उसे कभी याद नहीं रहता कि वह भी बीएससी पास है। उसकी अपनी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, पर वह चाहता है कि कम से कम बच्चों की जिंदगी तो बना दे। उसे आज भी याद है कि जब वह कलकत्ते में ही नौकरी करता था और रीना हुई थी तो माला की एक आकांक्षा थी कि वह अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाएगी। और अब रविवार की शाम को माला और बच्चों को लेकर घूमने जाता। उस समय शंकर या कपूर साहब दिख जाते तो वह 2 मिनट ठहर कर जरूर उनसे कुछ बात करता। फिर बड़ी लापरवाही से कहता, जरा बच्चों को घुमा लाओ, अक्टूबर समाप्त तो हो रहा है पर अब भी गर्मी खत्म नहीं हुई। शाम को घर में घुटन सी हो जाती है। पहली तारीख को ऑफिस जाकर तनख्वाह ले आया। माला को हर महीने की तरह रुपए दिए और 50 रुपए अपने पास रख लिए। लाओ इस बार ये रुपए मुझे दे दो, तुम क्या करोगे? ना हो तो शंकर को दे दो। माला हमेशा उसे खर्चा करने के लिए टोकती रहती, पर वह हमेशा झिड़क देता। इस बार भी उसने इनकार कर दिया। नहीं, कुछ रुपया मेरे पास चाहिए। बच्चों को घुमाना फिराना खिलाना पिलाना तो है। वे बेचारे क्या जानेंगे कि उनका बाबा आया। पैसे के मामले में वह माला पर कतई निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि चाहता है माला उस पर निर्भर करे। धीरे धीरे राखाल की छुट्टियां और पास के रुपए समाप्त होने को आए। राखाल ने छोटू का नाम भी स्कूल में रजिस्टर करवा दिया। जनवरी से वह भी स्कूल जाने लगेगा। सरकारी स्कूल में फीस ज्यादा नहीं लगती, पर कॉपी किताब पेंसिल आदि के खर्चे की ही माला को चिंता है। राखाल ने समझा दिया, इस बार 20 रुपए की तरक्की मिलेगी, वह सब तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा। तुम बच्चों को ठीक से पढ़ने दो। और देख रीना, माँ स्कूल छुड़वाए तो छोड़ना मत, मुझे लिख देना और तू मुझे बराबर चिट्ठी लिखाकर सारे हालचाल, समझी? बच्चू बेटा, मेरे पीछे मन लगाकर पढ़ना। अच्छे नंबरों से पास हो गए तो इनाम भेजूंगा। बच्चू तो मेरा राजा बेटा है। छोटू बाबा, इस बार लौट कर आऊं तो भूलना मत। हाँ, हम आए तो छोटू बाबू हमको पहचानते नहीं, हमारे पास आते नहीं, और अब हम नहाने जाए तो बाहर खड़े होकर रोते हैं। अब तो नहीं भूलोगे ना बेटे? हमारी तस्वीर के सामने खड़े होकर बातें किया करना। और राखाल भर्राए गले से हंस दिया। उसके बाद खाना बनाती हुई माला की ओर नजर गई तो उसे समझ में नहीं आया कि उसके लिए क्या कहे। केवल इतना ही कह पाया, देखो, तुम हर बात की सूचना जरूर देना। यह ठीक है कि मैं दूर रहकर कुछ कर नहीं सकता, पर कम से कम मुझे जानकारी तो होनी चाहिए। उसके बाद बड़ा बोझिल सा मौन वहां पर पसर गया। 3 दिन बाद वह चला जाएगा और माला अभी से उदास रहने लगी है। उसका अपना मन जैसे कहीं से डूबने लगा है। रात में माला उससे सटकर सो रही है। इतना खर्चा यहाँ न करते और शंकर के बचे हुए 200 रुपये चुका देते तो अच्छा होता। पहले तो यही कहकर टालती रही कि तुम आओगे तो मैं दे दूंगी, अब कौन सा बहाना बनाऊंगी। राखाल इस समय यह बात नहीं करना चाहता, फिर भी माला को तसल्ली देने के लिए कह दिया, मैं जाकर ही रुपए भेज दूंगा। कल उसे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है और परसों सवेरे 10 बजे जहाज खुलेगा। आज कुछ और भी तो किया जा सकता है। दूसरे दिन ऑफिस से लौटकर वह शंकर से मिल लिया। दादा के यहाँ अब वह नहीं जाएगा, कपूर साहब से शाम को मिलाएगा। आज आखिरी शाम है। खाना साथ लेकर सारा परिवार लेक्स पर जा बैठा। खाने में वही मछली का झोल और भात। सब चुप चुप बैठे हैं। बच्चू मछली पर वैसे ही टूटा पड़ रहा है। सिर्फ छोटू इस समय माला की गोद में नहीं, राखाल की अपनी गोद में है। शाम को अंधेरा उसके मन पर उतरता आ रहा है। माला की आंखें इस बात की गवाह है कि दिन में वह कई कई बार रो चुकी है। दूसरे दिन राखाल सबको लेकर 8 बजे ही जहाज पर पहुंच गया। उसने अपनी हाजिरी लगवा दी। 3 साथियों में से केवल रंजू इस बार साथ है, 2 किसी और जहाज पर चले गए हैं। वर्दी पहनकर वह फिर बच्चों और माला के पास आ खड़ा हुआ। रीना चुपचाप रो रही है। माला रोने के साथ साथ उसे याद दिला देती है, शंकर के रुपए जैसे भी हो भेज देना। और राखाल की आंखों के सामने बहुत दिनों बाद जैसे शंकर के होठों और दांतों का कत्थई रंग एकाएक कौंध गया।
छोटू उसकी गोद में ही लदा हुआ है। वह बार बार उसे प्यार कर लेता है। जहाज खुलने का समय करीब आ रहा है। राखाल ने छोटू को माला की गोद में दे दिया तो वह मचल पड़ा। दोनों हाथ बढ़ा बढ़ा कर और पैर पछाड़ कर वह रो रहा है, बाबा के पास जाऊंगा। माला ने गले में आंचल डालकर राखाल के पैर छुए तो राखाल भी जैसे अपने को नहीं संभाल सका। छोटू के गाल पर प्यार करके और रीना बच्चों के सिर पर हाथ फेर कर वह मुड़ गया। हिचकियों के बीच माला के शब्द सुनाई दे रहे थे। अपना ख्याल रखना, चिट्ठी जल्दी जल्दी भेजना, शंकर के रुपए जाते ही भेजना, इस बार 3 साल मत लगाना। जहाज छूट गया। दहाड़ मारती लहरों की आवाज और आसपास के सारे शोर शराबे के बीच भी उसे पछाड़ खाते हुए छोटू के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। किनारा धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। किनारे की आकृतियां धुंधली होती जा रही है, पर उसकी आंखों के सामने चारों प्राणी ज्यों के त्यों खड़े हैं। अब किनारा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है लेंसडाउन का घर। माला ने गद्दे उठाकर दोनों बक्से निकाल दिए होंगे। बक्से दब जाने से उसे बड़ी असुविधा होती थी, पर वह जैसे तैसे चला ही रही थी। शायद इसी दिन की प्रतीक्षा में टेबल फैन और स्टूल वापस शंकर के गैराज में चला गया होगा। शंकर सारा अपनापन दिखाकर माला का तसल्ली दे रहा होगा। रोती क्यों हो बाऊदी, मैं तो हूँ। कपूर साहब के बरामदे में से उनकी लड़की पम्मी चिल्लाकर कह रही होगी, मासी माँ, डॉक्टर बाबू के पास जाना हो तो तैयार रहिए, पापा 10 बजे निकलेंगे। पिशी माँ घर का छोटा मोटा सामान लाते लाते रीना के लिए फिर कोई लड़का खोज लाएगी। कौन जाने फिर वही लड़का आ जाए। सभी तो उसके पक्ष में थे। एकाएक उसे लगने लगा शायद वह बहुत ही नकली से माहौल में रहकर लौटा है। शायद माला कई बातों में केवल उसके डर के मारे चुप रही है। बच्चू मन मारकर पढ़ने बैठता था। अब वह पहले की तरह निश्चिंत होकर बस्ता कोने में पटक शंकर के गैराज या फुटपाथों पर खेलता फिरेगा। रीना घर के काम से छुट्टी पाते ही कपूर साहब के बरामदे में खड़ी होकर बतियाया करेगी। छोटू शंकर के कंधे पर टंग कर उसके सिर पर तबला बजाया करेगा। बच्चे खेल खेल में तस्वीर का शीशा न फोड़ दे, इस डर से माला उसकी तस्वीर को फिर अलमारी में बंद कर देगी और छोटू के मन में से उसकी याद बहुत धुंधली हो जाएगी। अब नीचे भी चलोगे या यहीं टंगे रहोगे? पूरे हाथ का धौल जमाकर रंजू हंस रहा था। राखाल नीचे उतर आया। मशीनों के बीच पहुंचकर उसे एक अजीब सी राहत मिली। वही परिचित गंध, वही चिर परिचित मशीनें। लगा जैसे अपनी असली जगह पर आ गया है। यार, तुम जैसे लोगों को बहुत घुलना मिलना नहीं चाहिए बीवी बच्चों में। इतनी शिक्षा देता ही है गुरु, तुम लोग फिर भी कुछ सीखते ही नहीं हो। बेटा, अपनी जिंदगी तो इन मशीनों के साथ बंधी है, समझे? इनको तेल पिलाओ और चलाओ। और फिर उसके हाथ में तेल की कुप्पी थमाते हुए बोला, इधर के हिस्से की आयलिंग तो कर दे जरा लपक के। राखाल ने कुप्पी ली और मशीन के सामने खड़े होकर कुप्पी की नोक छेदों में लगाकर पूरे मनोयोग से तेल डालने लगा। तो मित्रों, मन्नू भंडारी की लिखी कहानी शायद यहाँ समाप्त होती है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।